ये लाइन जो है ये एकदम टैग लाइन हो गया है कि थिंक आईएएस थिंक विश्वास। कम से कम गुजरात में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो एकदम खुलकर बोल रहे हैं कि जो विश्वास के बराबर क्वालिटी दे सके आईएएस की परीक्षा में। तो अगर आप यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी फ़ोन नंबर वगैरह दिया है, उठाइए और बात करिए, और नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं उसका लाभ उठाइए। आज हम लोग जीपीएससी चीफ ऑफिसर में जो अभी 11 एडवर्टीजमेंट नंबर /2022-23 में पेपर हुआ है उसमें पॉलिटी के पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पॉलिटी के पेपर पर जो हम लोग देखेंगे टोटल 13 प्रश्न आए हैं दोस्तों, और लगभग 23 से 25 प्रश्न जो है वो हिस्ट्री से था। अगर ये 2 आपका बढ़िया है तो 40 प्रश्न बनता है, बहुत बड़ा दूरी आप तय कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों जरा देखें आज हम लोग। पहला, भारत सरकार ना कया मंत्रालय हेठल बस्ती गंतरी हाथ धरावामा आवे छे। आंसर अगर जाने तो बस हो गया एक ही लाइन में, गृह मंत्रालय। लेकिन दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि जब आप पढ़िए, हमेशा से 22 साल से मैं इस फील्ड में हूं और मैं हमेशा लड़कों को एक ही चीज़ कहा कि जो पढ़ो डिटेल्स पढ़ो, तबीयत के साथ पढ़ो। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये बस्ती गंतरी जो है कि गृह मंत्रालय के अंदर विभाग कितने हैं, सबसे पहले हम ये जानें। और अभी हम लोग भाग्यशाली हैं गुजरात के लोग कि अपने गुजरात के ही अमित शाह जी इसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो गृह मंत्रालय के अंदर कई विभाग होते हैं। तो एक विभाग है सीमा प्रबंधन विभाग, जिसका काम है कि किस प्रकार से अपनी सीमाओं को, सरहद को मैनेजमेंट करके रखा जाए, उसको देखना है। दूसरा विभाग जो है वो है आंतरिक सुरक्षा विभाग। दोस्तों इनका काम देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करने के लिए जो कुछ भी है उन शक्तियों को कैसे रोका जाए वो देखना। और उसी के अंदर ये लोग, अच्छा ऋषभ पटेल नमस्ते, नमस्ते देवेंद्र टुंगर नमस्ते। अच्छा देवेंद्र, आप खोज के आ ही गए तोमर सर के पास, जबकि हम चैनल बदल लिए हैं तब भी आप आ गए। चलिए धन्यवाद आपको, और आपकी लागनी को भी धन्यवाद। सीआरपीएफ यहीं पर है, जो गृह मंत्रालय के मंत्री के अधीन काम होता है। बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब यहाँ से ऑपरेट होता है। सीआईएसएफ यहाँ से ऑपरेट होता है। तीसरा जो भाग है वो है जम्मू कश्मीर अने लद्दाख विभाग। ये गृह मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट है। और चौथा जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग काम करता है, उस विभाग का नाम है गृह विभाग। मेन जो है वो यही है, गृह विभाग। ये 4 विभाग गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो अब दोस्तों हम लोग ये जाने कि गृह विभाग जो है उसका काम क्या है, तब पता चलेगा ना कि ये बस्ती गंतरी चारों में से कौन किया। तो गृह विभाग का जो मूल काम है वो क्या क्या है जरा देखिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो पद ग्रहण किया जाता है उसकी अधिसूचना जारी करना।
प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, उनकी नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करना। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो नॉमिनेशन होता है, नामांकन, उसकी अधिसूचना जारी करना। और बस्ती गणतरी जो है वो इसी विभाग का काम है। इसके अलावा इसका एक और काम है जन्म मृत्यु नोंदनी करना। जब आप इतना जानेंगे तब मैं कहूँगा कि हाँ, आप आगे के कोई प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखें। भारतीय બંધારણનો 104મો સુધારો લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાઓમાં કઈ મુદત સુધી અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ માટે બેઠકોના આરક્ષણને લાંબવાની જોગવાઈ કરે છે? अगर हम आंसर की बात करें तो फिर ये तुरंत आ जाएगा 25 जनवरी 2030। लेकिन जरा ये जानिए सबसे पहले कि 90वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 26 जनवरी 2020 तक के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और वहाँ पर लिखा हुआ था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण 70 वर्षों से अधिक नहीं होगा। यानी संविधान जब लागू हुआ तो वहाँ से अपना देश में वहाँ से 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अब अगर ये 104वां संशोधन नहीं आता तो ये आरक्षण जो है आगे कैसे बढ़ता है? तो इसके लिए 104वां सुधारा आया और वहाँ 70 को 80 कर दिया गया। और 80 को करते ही ये वर्ष 2030 हो गया। ऐसे तो 25 जनवरी है उसमें लिखा हुआ, लेकिन चारों ऑप्शन में अपने पास एक ही है, वो है 2030। दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि इस चैनल पर कल से 8 तारीख तक जो आप एग्ज़ाम देंगे क्लास 1-2 का, उसमें मैथ रीजनिंग का बैकअप मिलेगा। कल रवि सर आएंगे मैथ रीजनिंग का लेकर के आपको लेक्चर। कुछ पार्ट मैं लेकर आऊँगा जिसमें कि करंट अफेयर्स होंगे आपके GPSC के लिए। कुछ हो सकता है गुजरात के कल्चर के भी सर आए, लेकिन अभी रोज़ जो है हम लोग आपके लिए यहाँ पर ये लेकर आएंगे। अब आइए हम लोग देखें तीसरा क्वेश्चन। नीचे ना पैकी कोनो कार्यकाल सामान्य रीते 5 વર્ષના સમય માટે નો હોતો નથી। 5 વર્ષના સમય માટે નો હોતો નથી। रजनीश तोमर अकेला फैकल्टी है जो इस प्रश्न को तकनीकी आधार पर खारिज कर रहा है कि इसमें आंसर 2 हो जाएंगे। लेकिन सामान्य रीते वर्ड जब यूज कर दिया है तब एक को आप खारिज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे मैं क्लास में भी रोज पढ़ाता हूं और आप संविधान में लिखा हुआ पढ़ते हो कि राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति ना इच्छा मुजब, ना कि 5 वर्ष। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं। तो उस हिसाब से तो ये भी आ सकता है, लेकिन सामान्य रीते वर्ड यूज किया है इसलिए आप ये बरी कर दीजिएगा। दूसरा, भारत ना उपराष्ट्रपति, बिल्कुल ये संविधान में लिखा हुआ है कि अपने शपथ ग्रहण की तारीख से 5 साल। भारत का राष्ट्रपति अपने शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 साल। लेकिन जब हम संसद में जाहिर हिसाब समिति के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है
कि जाहिर हिसाब समिति भारतीय शासन अधिनियम 1919 के आधार पर 1921 में स्थापित किया गया था। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली का नियम 308 के अंतर्गत जब संविधान लागू हुआ, पहला चुनाव हुआ, तब जब लोकसभा की नियमावली बनी उसमें 308 में जाकर के इनके बारे में वर्णन है। इसीलिए ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और क्रमिक पद्धति से होता है। कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसलिए दोस्तों, ये जो है इस प्रश्न का आंसर डी होगा। अब आइए आगे देखें। ये एक स्पेशल कोर्स की सूचना आपको दे रहे हैं कि विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आज के डेट में, मैं तो 2010 से कहता हूं, लेकिन अब सारे लोग कहने लगे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जून से एक बैच लॉन्च किया है, उसका नाम है एनसीईआरटी वॉरियर बैच। इसमें स्टैंडर्ड 12th, FY, SY, TY कोई भी विद्यार्थी इसमें आ सकता है, और इसमें मैं एनसीईआरटी को इसी बोर्ड में वो पेज रख करके लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूं, और उसके कुछ डेमो क्लासेस में रखा भी हूं अपने यूट्यूब पर। तो अगर कोई इस एनसीईआरटी वॉरियर बैच में शामिल होना चाहता है तो वो एक नया बैच फिर से शुरू होने जा रहा है 10 तारीख से। अगर वो चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, एनसीईआरटी वॉरियर बैच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। पंचायत अनुसूचित विस्तार विस्तरण अधिनियम ની જોગવાઈઓ સંસદમાં કયા વર્ષે પસાર કરવામાં આવી? ये तो मैं जब चुनाव के समय एकदम पॉलिटिकल अभियान में था और एकदम आम आदमी पार्टी का अगर सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया था तो वो मैं ही था। तो उस वक्त मैंने क्लास में लड़के को कहा कि हो सकता है केजरीवाल ये प्रश्न बना के जाएगा और तो कुछ नहीं करेगा, पता नहीं। उसी समय हम कहते कि 2 सीट जीतेगा कि 3 सीट जीतेगा, लेकिन ये वाला प्रश्न वो बनवा के रहेगा और ये करंट का क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि उसने जब भरूच में पहला अपना किया था सम्मेलन और उसमें छोटू वसावा जी को बुलाया था, तो उसने यही शब्द बोला था कि गुजरात में मेरी सरकार बनेगी तो मैं पेशा कानून लेकर आऊँगा। हमने क्लास में ही लड़कों को उसी समय कह दिया कि कुछ नहीं करना, लेकिन इसको पढ़ के रहना, ही कभी भी आ सकता है। और ये देखिए आ गया। अगर इस पेशा कानून में प्रश्न पूछा जाए तो आंसर है सी 1996। लेकिन अगर इसको बढ़िया से पढ़ा जाए तो 92 में जब पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ तो थोड़े दिन बाद ऐसा लगने लगा कि जहाँ पे ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, अनुसूचित जाति का या अनुसूचित विस्तार, यानी कि जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए हमको कुछ अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये पेशा कानून आया था। 1996 में कमेटी वगैरह बनी थी और उसके बाद ये कानून लाया गया था।
अब ये है क्या, तो जो भी अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया, वहां भाग 9 यानी कि पंचायती राज के प्रावधान को लाने के लिए ये कानून लाया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी विस्तार में स्वशासन लाना, ये इसका मूल था। तो इतना सा जरूर पेशा कानून के बारे में जानिएगा। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। पॉलिटी का प्रश्न, माना प्रश्न पॉलिटी क्या, इस बार कोई प्रश्न ये लोग बहुत बढ़िया नहीं पूछा है। कहता है भारत ना બંધારણ ના ભાગ 3 ના अनुच्छेद અને તેની જોગવાઈઓ નીચે દર્શાવેલ છે, આ પૈકી કઈ જોડ યોગ્ય રીતે જોડાયેલ નથી। 14 कायदा समक्ष समानता, बिल्कुल विधि के द्वारा, या ऐसे कहता है राज्य भारत क्षेत्र में रहने वाले किसी व्यक्ति को कायदा के समक्ष समता और कायदा के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। 16 जाहिर नौकरीनी बाबत में तमाम नागरिकों माटे तकनी समानता। 16 का एक यही कहता है कि लोक सेवा में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। इसके अलावा इसमें 16 में आगे ये भी कहता है कि यदि राज्य के राय में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। और इसी में है कि राज्य यदि चाहे तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% का आरक्षण कर सकती है। अब ये क्या कहता है 24, यही गलत है। यहाँ कहता है मनुष्य व्यापार अने बलजबरी थी करवाती मजूरी ऊपर नो प्रतिबंध, ये नहीं है। यहाँ पर है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सरकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जो वो लिखा हुआ है वो आर्टिकल 23 है कि किसी से जबरन काम नहीं लिया जाता है। अब आइए आगे देखते हैं 32 आ भाग थी अपायल हको ना अमल करवाना माटे ना उपाय, बिल्कुल उसी के अंतर्गत जो रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, वो हम लोग क्लास में आपको पढ़ाते हैं। हेबियस कॉर्पस से लेकर के अधिकार पुरछा तक जो रिट है वो हम लोग पढ़ाते हैं। अब आइए आगे देखें। भारत ना બંધારણ में संसद अंगेनी जोगवाईओ प्रकरण 4 में दर्शाववामां आवी छे, एक विधान है। दूसरा अनुच्छेद 89 संसदनी रचना संघना माटे एक संसद रहे से जे राष्ट्रपति अने अनुक्रमे राज्यसभा अने लोकसभाना नामे ओळखाता बे गृहोनी रहे से। कहता है ऊपरना विधान चकासो, मात्र एक साचू, मात्र बे साचू, एक अने बे बन्ने साचा, एक अने बे बन्ने साचा नहीं। तो अगर हम लोग इसको आंसर के हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है कि आंसर डी हो जाए। हम हो सकता है इसलिए बोले कि टीचर खाली कह देता है डी, लेकिन नहीं। भारत ना બંધારણ में संसद अंगेनी जोगवाई प्रकरण 5 में दर्शावेल छे, इसीलिए विधान 1 गलत हो गया। 1989 में राज्यसभा में सभापति अने उपसभापति के बारे में चर्चा है।
और ये जो लाइन लिखा हुआ है संसद की रचना, ये 79 आर्टिकल है। तो इस तरह से ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और आंसर हो जाएगा डी। अब आइए आगे देखें। आप डेमो लेक्चर के लिए केवल और केवल अहमदाबाद केंद्र पर आ सकते हैं। 10/1/2023 से मंगलवार को 4 से 6। अगर आपको एनसीईआरटी वॉरियर बनना है तो एनसीईआरटी के कोर्स के लिए फ्री डेमो लेक्चर के लिए आ सकते हैं। अगर आपको आईएसजीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स करना है तो उसके 3 डेमो लेक्चर के लिए आ सकते हैं। टाइम एक ही, क्योंकि मेरे पास 2 क्लासरूम है, अब मेरे पास टीचर भी एक से ज़्यादा है, तो हम आपको दोनों ही जगह डेमो दे सकते हैं। तो जिनको भी ऐसा लगता है वो इस नंबर पर संपर्क करिएगा 9409631811 9157700811। इस पर आप संपर्क करके डेमो के लिए आ सकते हैं। अब आइए 7वां क्वेश्चन। अनुच्छेद અને તેની જોગવાઈઓ નીચે આપેલી છે તેને યોગ્ય રીતે જોડો। 52 ભારતના રાષ્ટ્રપતિ, 53 સંઘની કારોબારી સત્તા, 54 રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી, 56 રાષ્ટ્રપતિની હોદ્દાની મુદત। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि 52 ही कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 ही कहता है संघ की कारोबारी सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद 56 कहता है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। अब आइए 8वां क्या कह रहा है। वैधानिक संस्था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2 दिया है। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बंधारणीय संस्था, वैधानिक संस्था, नियमनकारी संस्था, कारोबारी संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था किसको कहते हैं। तो वह एक लाइन में आपको समझना है कि वैसा संस्था जिसको आप आर्टिकल के हिसाब से पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं वैधानिक संस्था। यानी उसका किसी न किसी आर्टिकल में उल्लेख हो, या हम ये कहें कि जिसको संविधान संशोधन के द्वारा हम संविधान में जगह देते हैं। अब आइए वैधानिक। संसद से बिल तो पास होता है, लेकिन ये साधारण विधेयक के तरह होता है, जैसे कि यूनिवर्सिटी अगर बनाना हो। अब आइए नियमनकारी, रेगुलेट करने के लिए कोई संस्था जब बनाते हैं, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। दूसरा, इसके लिए कोई बिल हम संसद में लेके नहीं आते हैं। सिद्धार्थ सेन, नमस्ते, नमस्कार सिद्धार्थ जी। और अर्ध न्यायिक संस्था है कि वह संस्था जो एक तरह से न्याय करता है, लेकिन उसमें जज नहीं बैठते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही जो है ये अर्ध न्यायिक संस्था है। आप इसको देख लीजिएगा। अनुच्छेद અને તેની જોગવાઈ નીચે આપેલી જોડીઓ પૈકી કઈ જોડી સાચી નથી। 243 क ग्राम सभा ग्राम स्तरे राज विधान मंडल कायदाथी जोगवाई करे तेवी सत्ताओ वापरी सकशे અને તેવા કાર્યો બજાવી શકશે।
बस 143 ख पंचायतोनी रचना, ग पंचायतोनी संरचना, घ पंचायतनी नानकी परिस्थिति, कई जोड़ी सांची नथी। तो दोस्तों 243D जो है वो नहीं है, ये ए 4। 243D जो है वो कहता है पंचायत में आरक्षण के बारे में यहां पे, और ये जो लिखा हुआ है पंचायतों की नानकी परिस्थिति, ये 243I है। ये दोनों में फर्क है। तो चौथा आंसर गलत हो गया। अब आइए, फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप अपने तैयारी के शुरुआती दौर में हैं, ये बात 4 साल बाद आपको पता चलेगा। मैं हमेशा जो पहले कहा हूं वही बाद में बाकी क्लास वाले कहते हैं। अगर आप तैयारी के शुरुआती दौर में हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी वॉरियर बनना चाहिए। विश्वास एजुकेशन का जो एनसीईआरटी वॉरियर कोर्स है, गुजरात नहीं भारत में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जून में जो बैच हम लॉन्च किए हैं उसको 150 घंटा अभी तक मैं पढ़ा चुके हैं, 150 आवर्स, और केवल 6, 7 और कुछ क्वेश्चन 8 के बस यही हुए हैं कुछ बुक्स। यानी 6 और 7 दो पढ़ाने में एक एक ईयर में 70 आवर्स क्लास लिए हैं। तो इसलिए एकदम एक एक लाइन बच्चों को समझाए हैं कि इसका मतलब कहना क्या चाहता है वो। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास टाइम है, अभी हम साल भर एनसीईआरटी वॉरियर कोर्स कर लें, फिर हम एग्जाम दें, उसमें राइटिंग स्किल भी है। मेरा एनसीईआरटी का कोर्स जो है वो नॉट ओनली प्रीलिम्स है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया ही नहीं हूं। किताब पढ़ा करके पीछे के क्वेश्चन को मैं कहता हूं लिखो 100 शब्द में, तुम्हारे अंदर राइटिंग स्किल डेवलप होगा। तो मैंने उस तरह से इस कोर्स को डिजाइन किया है। अगर आपको लगता है तो आप संपर्क करिएगा 9157700811 पर। अब आइए, नीति आयोग ना अध्यक्ष कौन छे। अब इसमें क्या आदमी बना आपको एक्सप्लेन करे, ये बताइए। प्रधानमंत्री ही तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब आइए आगे का क्वेश्चन देखें। नीचे ना पैकी कयु लक्षण ए उत्तम शासन नु लक्षण नथी। अब इसमें तो कुछ नहीं पढ़ना, ये अनुभव पे बना दीजिएगा। अगर हम उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। पारदर्शिता यदि है तो ये उत्तम शासन का लक्षण है। अगर कायदा का शासन है तो ये उत्तम लक्षण का शासन है। और तुमार शाही का मतलब होता है रेड टेपिज्म। आप जो गए, आपके फाइल पर लाल फीता लगा दिया, खत्म। ये उत्तम शासन का लक्षण नहीं है। अब आप दौड़ते रहिए रोज साहब के पास। तो 11वां का आंसर जो है वो आपका अपने आप समझ लेना है, तुमार शाही होगा। अब आइए 12, भारत नु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ए 12 अक्टूबर 1993 ના રોજ રચવામાં આવેલી વૈધાનિક જાહેર સંસ્થા છે। આ આયોગ એક અધ્યક્ષ, 5 પૂર્ણકાલીન સદસ્ય અને 7 માન્યતા ધરાવતા સભ્યોનું બનેલ છે। ઉપરના વિધાન ચકાસો। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों ही सही है, लगता नहीं है, कन्फर्म है, ये दोनों ही सही है। दोस्तों बंधारण में जो अभी पिछले बैच को पढ़ाया हूँ 150 घंटे का क्लास है, वो 150 आवर्स। थक जाएगा आदमी पढ़ते पढ़ते, लेकिन हम पढ़ाने से नहीं थके। ये विश्वास में रजनीश सिंह तोमर के पढ़ाने का गुणवत्ता है। अब आइए लास्टवा सवाल देखें, कितना बढ़िया वो सवाल है। देखिए,
फिर एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं कि 10 जनवरी से 3 दिन का फ्री डेमो लेक्चर है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये नंबर है, यहां आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं अंतिम सवाल दिखा दूं। મહત્વની યોજનાઓ અને તેને સંલગ્ન મંત્રાલયની જોડીઓ નીચે દર્શાવેલ છે। प्रधानमंत्री जनधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही चलाया जाता है, ये ओके है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से चलाया जाता है, ये भी ओके है। लेकिन मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा चलाया जाता है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। तो क्या देख रहे हैं, क्या कह रहा है, तेने संलग्न जोड़ी साची नथी, शब्द पकड़िएगा। तो क्या देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ श्रम रोजगार के द्वारा नहीं है, सॉरी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है, इसलिए आंसर होगा बी तीसरा। और स्वच्छ भारत अभियान जो गांव में चलाया जाता है वो पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा, और शहर में जो चलाया जाता है वो आवास और शहरी बाबतों मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों आपके लिए एक बेहतर टीम लेकर आए हैं, लेकिन आप पहले से जानते हैं और आज भी मैं आपको वही खुलकर कह रहा हूं कि विश्वास एजुकेशन का मतलब है कि आपको टाइम देके पढ़ना है। यहाँ हड़बड़ी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जो पढ़ाया जाता है वो खंभा मजबूत कर दिया जाता है। तो अगर आप 3 दिन के डेमो में आना चाहते हैं तो आपके लिए ये हमारा फेसबुक है, जहाँ संपर्क कर सकते हैं, विश्वास IAS एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये टेलीग्राम चैनल है विश्वास IAS एजुकेशन। अगर आप व्हाट्सएप या कॉल करना चाहते हैं तो 9157700811। तो दोस्तों कल 8 तारीख को होने वाले परीक्षा को ध्यान में रखते हुए गणित और रीजनिंग के सवाल को लेकर के रवि सर आएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।